आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। यूनियन बजट की ब्रूजिंग सेल ऑफ के बाद निफ्टी में स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। बुल्स ने अर्ली जिटर्स को भी संभाला और आईटी और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में हुई पिटाई को भी संभाल लिया आसानी से। असल में अच्छी बात यह रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फिर से खरीदारी दर्ज की, जो फ्रेश फ्यूल की तरह काम कर गया रैली में और कॉन्फिडेंस को भी रीइंफोर्स किया मार्केट के मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। बजट ब्लूज से लेकर हफ्ते का अंत अच्छे से करना सेंटिमेंट क्लियरली दर्शा रहा है कि भारत और यूएसए के बीच डील अनाउंसमेंट की वजह से ये देखने को मिला है। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 3.5% ऊपर रहा 25,694 मार्क पर, सेंसेक्स भी 3.54% ऊपर रहा 83,580 मार्क पर और बैंक निफ्टी भी 2.92% ऊपर रहा 60,121 मार्क पर। इंडियन इक्विटी मार्केट्स एक रोलर कोस्टर हफ्ते का अंत स्ट्रॉन्ग नोट पर करते नजर आए, जहां पे उन्होंने अर्ली जिटर्स को नजरअंदाज किया और फर्मली ग्रीन में बंद हुए। जहां हफ्ते की शुरुआत एक बजट शॉकर से हुई थी, वो तेजी से बाय द डिप रैली में तब्दील होता नजर आया, जिसमें पॉलिसी कंफर्ट, आरबीआई स्टेबिलिटी और ब्लॉकबस्टर इंडिया यूएस ट्रेड डील सेंटिमेंट को बढ़ावा देते नजर आए। इसमें लार्ज कैप्स में भी रैली देखने को मिली, किंतु ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े लैग करते नजर आए, जहां पे ऐसा लगा मानो हफ्ते के लिए क्वालिटी की जीत हो गई क्वांटिटी के सामने। अब देखते हैं कि हर एक दिन हफ्ते का कैसा गया। संडे को बजट का दिन था, जिस दिन एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी में बढ़ोतरी के कारण भारी गिरावट देखने को मिली। उस दिन सेंसेक्स 1546 पॉइंट्स नीचे गिरा, निफ्टी 2% से नीचे गिरा। सोमवार मंगलवार में कमबैक देखने को मिला, जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंफ्रा केपेक्स में देखने को मिली, फिस्कल डिसिप्लिन और एफआई फ्रेंडली सिग्नल्स देखने को मिले। बुधवार को मोमेंटम जारी रहा इंडिया यूएस ट्रेड डील बस को लेकर। गुरुवार को फिर से प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर देखने को मिला। शुक्रवार को एक क्वाइट बुलिश फिनिश देखने को मिला, जो काफी था हफ्ते को पॉजिटिव बंद करने के लिए। मोटा मोटी यूं कह सकते हैं, पैनिक से लेकर पेशेंस, पेशेंस से लेकर ऑप्टिमिज्म, क्लासिक मार्केट बिहेवियर। अब थोड़ी बजट 26-27 की भी बात कर लेते हैं, जिसमें मार्केट्स को क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा इस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत में पॉजिटिव्स की बात करें तो एक तो फिस्कल डेफिसिट ट्रैक पर रहा 4.3% FY27 के लिए। दूसरा केपेक्स बूस्ट देखने को मिला रुपीज 12.2 लाख करोड़ तक। डेट टू जीडीपी सब 50% पर मूव होता नजर आ रहा है 2030 तक। चौथा, प्रोत्साहन देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा और स्टार्टअप्स के लिए। अब सबसे बड़ा सेंटीमेंट स्पॉइलर ये रहा कि एसटीटी एफएनओ पर हाइक किया गया। फ्यूचर्स पर जो पहले 0.02% पर था, वो अब 0.05% हो गया। ऑप्शंस के लिए जो 0.10% था, वो अब 0.15% हो गया। संक्षेप में कहे तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स ज्यादा पे करेंगे, इसीलिए वॉल्यूम शायद कूल हो सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सेंटीमेंट बूस्टर इस हफ्ते ये रहा भारत और यूएस ट्रेड डील। यूएस ने टैरिफ्स कट किए हैं इंडियन गुड्स पर 18% पर, जो पहले 25% पर थे। एडिशनल पेनल्टीज भी निकाल दी गई है। इसके बदले में कबूला गया है भारत से कि वे ट्रेड बैरियर्स कम करेगा यूएस गुड्स पर। साथ साथ बायलैटरल ट्रेड टारगेट भी दिया गया है भारत को $500 बिलियन का 2030 तक। इससे मार्केट का टेक अवे क्या रहा? मैसिव प्रॉफिट टेक्सटाइल्स, अपैरल, फार्मा, सी फूड, आईटी सर्विसेज और रुपये में देखने को मिले। अब आरबीआई एमपीसी आउटकम पर चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा 5.25% पर। उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तीसरा, FY26 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है 7.4% पर। चौथा, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल रहा। संक्षेप में कहे तो सरप्राइजेस नहीं रहे, ना शॉक्स, परफेक्ट बैकड्रॉप इक्विटीज के लिए। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 3.50% ऊपर रहा, जहां पे अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। टेक्निकल फ्रंट पर भी निफ्टी आराम से अपने 20 डीएमए 25,465, 50 डीएमए 25,804 और 100 डीएमए 25,658 के आराम से ऊपर व्यापार कर रहा है। निफ्टी का 200 डीएमए है 25,251 मार्क पर, जो अब एक नियर टर्म सपोर्ट बन गया है। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 5 जनवरी 2026 को, वो भी 26,373.20 मार्क पर। दूसरा, बैंक निफ्टी भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे 2.92% का उछाल देखने को मिला। जहां पॉजिटिव टेकअवे ये रहा कि बैंक निफ्टी फर्मली निफ्टी के रिबाउंड एक्शन को मिरर करता नजर आया। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया है 61,764.85 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 56,970 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात करें तो वो 2.62% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 4.22% से ऊपर बढ़ा। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 3.95% ऊपर रहा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3.17% ऊपर रहा, जहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एनर्जी 7.03% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 7.73% ऊपर, निफ्टी मेटल 5.24% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 6.92% ऊपर, निफ्टी ऑटो 5.07% ऊपर,
निफ्टी फार्मा 1.98% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 3.68% ऊपर, निफ्टी मीडिया 2.25% ऊपर। वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर कमजोर रहा, जहां पे निफ्टी आईटी इंडेक्स 6.91% से नीचे गिरा। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सुजलॉन एनर्जी 4.05% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे बावजूद क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q3 FY26 प्रॉफिट में 65.2% की गिरावट के बाद ₹445.28 करोड़ पर सुजलॉन एनर्जी में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। Q2 FY26 का नेट प्रॉफिट ₹1279.44 करोड़ पर था। उनो मिंडा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहाँ पे रिपोर्टिंग अनुसार Q3 FY26 में 28% ईयर ओवर ईयर जंप देखने को मिला नेट प्रॉफिट में ₹298 करोड़ पर। साथ साथ 20% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखने को मिली कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी ₹5018 करोड़ पर। पीएफसी भी लगभग 10% ऊपर बढ़ता नजर आया। कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स के अनुसार 8% ईयर ओवर ईयर राइज देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 8.6% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए ₹29,094.8 करोड़ पर। हिताची एनर्जी तो 21% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट्स के अनुसार नेट प्रॉफिट 90.3% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹261.4 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू 28.5% बढ़ा ₹2082.2 करोड़ पर। एबिटा भी डबल से ज्यादा होता नजर आया ₹345.3 करोड़ पर, और मार्जिन्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए 16.6% पर, जो पहले 10% पर थे एक साल पहले। ऑर्डर इनफ्लोज इस क्वार्टर में ₹2477.6 करोड़ के देखने को मिले। एमक्यू और फार्मा के स्टॉक प्राइस में भी उछाल नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 नेट प्रॉफिट में 50% का इजाफा नजर आया ₹230.5 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹154 करोड़ पर था। बजाज फाइनेंस 8.79% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने मार्जिनल 0.09% ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट डिक्लाइन दर्ज किया थर्ड क्वार्टर FY26 में। कंपनी का पोस्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹229 करोड़ पर देखने को मिला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अनुसार 21.32% इजाफा नजर आया नेट प्रॉफिट में, और टोटल इनकम भी 17.8% से बढ़ी ₹2,2886.04 करोड़ पर Q3 FY26 में। अदानी एंटरप्राइजेस भी ऊपर बंद हुआ लगभग 15% से, जहां पे कंपनी ने मल्टीफोल्ड जंप दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹5,627 करोड़ पर Q3 FY26 में। एनटीपीसी भी लगभग 6% से ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी का Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% ईयर ओवर ईयर जंप किया ₹5,597 करोड़ पर। रेवेन्यू भी मॉडेस्ट 1.29% से बढ़ा ₹44,657.81 करोड़ पर। गरवारे हाईटेक ऊपर बढ़ता नजर आया, बावजूद इस बात की कंपनी का Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% नीचे गिरा ईयर ओवर ईयर ₹56 करोड़ पर। पावर ग्रिड भी 16.47% से ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी का Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% जंप कर गया ₹4,185 करोड़ पर। सन फार्मा 5.28% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी का Q3 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹3,369 करोड़ पर, और 13.49% राइज देखने को मिला रेवेन्यू में ₹15,520.54 करोड़ पर। भारतीय एयरटेल भी ऊपर बंद हुआ 5% से, जहां पे कंपनी में 19.6% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है ₹53,981.6 करोड़ पर। फिर भी नेट प्रॉफिट 55% ईयर ओवर ईयर गिरता नजर आया ₹6,630.5 करोड़ पर। नायका भी 15% से ऊपर बंद हुआ ₹277 पर, जहां पे Q3 FY26 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142.4% ईयर ओवर ईयर जंप कर गया ₹63.3 करोड़ पर। रेवेन्यू ग्रोथ भी 26.7% की देखने को मिली ₹2,973.3 करोड़ पर। LIC भी लगभग 13% ऊपर बंद हुआ, जहां पे नेट प्रॉफिट 17.5% रेज किया ईयर ओवर ईयर ₹12,930.4 करोड़ पर, किंतु टोटल इनकम 15.7% ऊपर बढ़ी ₹2.37 लाख करोड़ तक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स, वो भी एडवांस मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 गेनर्स इस प्रकार रहे: पावर ग्रिड 14.13% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 10.2% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 9.27% ऊपर, मैक्स हेल्थकेयर 8.68% ऊपर, ट्रेंड 8.67% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे इन्फोसिस 8.16% नीचे, टेक महिंद्रा 7.07% नीचे, HCL टेक 6.01% नीचे, TCS 5.84% नीचे, BEL 4.31% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.